भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री राजनाथ जी, एनडीए द्वारा शासित प्रदेशों में हमारे जो मुख्यमंत्री हैं या मंत्रीगण हैं और आज मंच पर विराजमान हैं, और देश भर से आए हुए राष्ट्रीय परिषद के सदस्यगण, अन्य प्रमुख कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, मैं आज प्रातःकाल से लेकर के लगातार इस अधिवेशन में भाग लेता रहा हूं, कल भी लिया था, लेकिन मैं मानता हूं कि आज हमारे दो मुख्यमंत्रियों के जो भाषण हुए, मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह जी चौहान का पहले और उसके तुरंत बाद मैं जिस प्रदेश का प्रतिनिधित्व संसद में करता रहा हूं, उस गुजरात प्रदेश के तीसरी बार निर्वाचित हमारे मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, उन दोनों के भाषण के बाद जब मेरे तुरंत पहले सुषमा जी बोली थी, तो मेरे मन में उस समय आता था कि अब सुषमा जी माना जाता है कि वो राजनीतिक प्रस्ताव पर बोल रही हैं, लेकिन उन्होंने ये कह करके कि नरेंद्र भाई ने जहां समाप्त किया वहां से मैं शुरू करूंगी, क्योंकि पूरे राजनीतिक प्रस्ताव पर जो वो बोले वो बिल्कुल रेलेवेंट था और कुछ और जोड़ने की जरूरत ही नहीं। तो मेरे मन में यह आ रहा था कि ये जो भाषण हो रहा है, इससे बढ़िया कोई समापन का भाषण नहीं हो सकता, और इसीलिए अगर मैं निवेदन करूं अध्यक्ष जी से कि यद्यपि मुझे कहा गया है और लिखा भी गया है, तो भी अगर इसी को समापन का भाषण मान लिया जाए, क्योंकि उसमें दोनों बातें हैं कि क्या आवश्यकता है हम सब कार्यकर्ताओं के सामने कि जल्दी से जल्दी देश को वर्तमान जो केंद्र में शासन बना हुआ है उससे मुक्त करवाया जाए, और इसको कैसे किया जा सकता है इसके बारे में उन्होंने वर्णन किया। और मैं सामने देख रहा था कि यहां पर लिखा हुआ है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का एक वाक्य लिखा हुआ है, एन ऑर्गेनाइजेशन विदाउट वर्कर्स इज लाइक अ फिश विदाउट वाटर, सो इफ वी आर टुगेदर एंड यूनाइटेड आवर डिफिकल्टीज विल गो अवे। तो उन्होंने जो विश्लेषण भी किया, किन किन प्रदेशों में चुनाव होने वाले हैं, किन किन प्रदेशों में चुनाव हुए हैं, कहां पर सफलता मिली है, कहां पर हैट्रिक मिली है, कहां हैट्रिक मिलने की संभावना है, और हैट्रिक मिलने की संभावना अगर कहीं नहीं है, जहां हम रह गए तो वो क्यों रह गए, ये सब इसमें आ गया है। और मैं प्रातःकाल से लेकर के जब विवेकानंद जी का यहां चित्र देख रहा था, तो मुझे हमेशा याद आता है कि विवेकानंद जी माने जाते हैं कि आध्यात्म के क्षेत्र के दिग्गज थे। वेदांत की जब व्याख्या करते थे तो उनके समान कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। हिंदू धर्म के बारे में भी जब शिकागो में बोले तो जो उनकी ख्याति हुई उससे ज्यादा देश की ख्याति हुई और हिंदुइज्म की ख्याति हुई। और मैं मानता हूं कि उनके जितना साहित्य पढ़ता रहता हूं, उसमें एक उनका
क्योंकि शिकागो में बोले थे तब उनकी आयु 30 साल थी। और उसके बाद एक उन्होंने लेख भी लिखा कहीं कि जिसमें उन्होंने लिखा कि मैं कोई बहुत लंबी उम्र नहीं जीऊंगा, मुझे नहीं लगता कि मैं कोई 40 वर्ष की भी आयु अपनी देखूंगा। इतना ही नहीं तो एग्जैक्टली उनकी जब आयु 39 साल थी तब उनका देहांत हुआ। मैं 40 वर्ष की आयु नहीं देखूंगा, ये उन्होंने लिखा हुआ है। और वो 39 वर्ष में, उनका जन्म हुआ था 1863 में और 1902 में उनका स्वर्गवास हुआ। और स्वर्गवास से पहले, थोड़ा ही पहले, उन्होंने एक मन की इच्छा प्रकट की कि आज मैं देश दुनिया भर का भ्रमण करने के बाद मुझे मन में इस बात का संतोष है कि हमारे देश के बारे में, हिंदू तत्व ज्ञान के बारे में जो भी उल्टी सुल्टी बातें इधर उधर होती थी वो अब कम हो गई। अब विश्व भर में हिंदू तत्व ज्ञान के बारे में एक आदर का भाव पैदा हुआ है। लेकिन मुझे इस बात की आवश्यकता अनुभव होती है कि इस हिंदू तत्व ज्ञान के आधार पर भारत में ऐसे अधिक से अधिक लोग हों कि जिनका चरित्र महान हो, तो अनुशासित हो, देश के प्रति समर्पित हो। और फिर उन्होंने अपने भाषण में ये भी एक जगह पर कहा, शायद 1897 के अपने भाषण में, जिसमें उन्होंने कहा कि आप मेरा व्याख्यान सुनने आए होंगे कि मैं वेदांत की मीमांसा करूंगा, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि आने वाले 50 सालों के लिए आप जिस भी देवी देवता की अर्चना करते हैं उस देवी देवता को सोने दें। 1897 में मद्रास में उनका दिया हुआ भाषण है कि आने वाले 50 सालों के लिए जिस देवी की आप आराधना करते हैं उस देवी को सोने दें और एक ही देवी को जागृत रखें, और वह है, अंग्रेजी में बोले थे, मदर इंडिया, भारत माता। 1897 में दिया हुआ ये भाषण मद्रास का, और 50 जोड़ के देखिए 1897 में तो 1947 पहुंचता है। दृष्टि थी, उस हिसाब से कहा। अर्थात के जिनका नाम तो आध्यात्म के कारण हुआ, एक धार्मिक नेता के कारण हुआ, उन्होंने भी देश को उस समय जो संदेश दिया वो देश की जनता की सेवा करने का दिया, भारत माता के लाडलों की सेवा करने का कार्य दिया, जो हम राजनीति के माध्यम से करने की कोशिश करते हैं। और जो हुआ वो हुआ। लेकिन विवेकानंद जी का ये कथन कि इस प्रकार के चरित्रवान लोग चाहिए, अंग्रेजी में बोले थे तो उन्होंने कहा कि आई वुड लाइक टू सी मेन विथ अ कैपिटल एम। और सुबह सुबह मैं जब सुन रहा था, पहले शिवराज जी को, बाद में नरेंद्र जी को, और याद आ रहा था कि हमारे दूसरे जिनका यहां पर एक कोटेशन लगा हुआ है, अटल बिहारी वाजपेयी जी का, ये दो कोटेशन है, एक तरफ श्यामा प्रसाद जी का, एक तरफ अटल जी का। तो हिंदुस्तान में ये बात सही है, कोई ऑब्जेक्टिवली सोचेगा तो मानना पड़ेगा कि कोई 1947 में पंडित जी प्रधानमंत्री बने और उसके बाद जितने सारे प्रधानमंत्री बने हैं आज तक, डॉक्टर मनमोहन सिंह तक, उन सबको कोई ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करेगा, उनके कार्यकाल को, उनके टेन्योर को, तो मानेगा कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जैसा सफल, यशस्वी और देश की उपलब्धियों को बढ़ाने वाला कोई दूसरा प्रधानमंत्री नहीं हुआ। नाम भले हुआ हो, पंडित जी का हुआ बहुत, सबसे पहले थे, इंदिरा जी का बहुत हुआ,
खास करके बांग्लादेश के निर्माण के बाद बहुत हुआ। लेकिन कुल मिलाकर के अगर अपने उनके शासनकाल का और विश्लेषण किया जाए और जो देश के लिए उपलब्धियां उनके शासनकाल में हुई उनका एनालिसिस किया जाए तो मानना पड़ेगा कि हमको इस बात का गर्व हो सकता है कि वाजपेयी जी के शासनकाल में ये जो 6 साल रहे उनके 98 से लेकर के और 2004 तक, वो देश की उपलब्धियों के लिए सबसे श्रेष्ठ, बहुत बढ़िया। मैंने उन दिनों में हम लोगों को कहते थे, हमको भी संदेह होता था। मैंने कहा कि दिक्कत होगी अब, खास करके शासन में आते ही और 2 महीने के अंदर अंदर अणु विस्फोट करना। कानून बना हुआ है अमेरिका का, अगर कोई देश अणु विस्फोट करेगा इस प्रकार से तो उनके खिलाफ सैंक्शंस लगाना, ये उनका लॉ है, लगाएंगे और लगाया उन्होंने। और सैंक्शंस लगाने के बावजूद भी हिंदुस्तान में, क्योंकि इन दिनों में कारण अगर बताने कि क्यों महंगाई बढ़ी है हम रोक नहीं सकते, तो दुनिया भर के बताते ही है, तब भी बता सकते थे हम। लेकिन 6 साल तक राज किया और महंगाई नहीं बढ़ने दी, बावजूद इसके कि अमेरिका ने सैंक्शन लगाए हमारे, बावजूद इसके मैं मानता हूं कि उस समय जो कच्छ में भूकंप हुआ था, शायद स्वतंत्र भारत में ऐसा भूकंप दूसरा नहीं हुआ, भयंकर भूकंप हुआ और उसके बावजूद महंगाई नहीं बढ़ने दी, रोके रखा। ये उपलब्धि थी वाजपेयी जी के शासन की, और ऐसी उपलब्धि करने वाला हमारा प्रधानमंत्री बना। हमारे लिए सारी चीजें गर्व की हैं। और उसमें उन्होंने जो हमको वाक्य दिया, मुझे याद है, वो बहुत, मेरी उनसे जितनी वार्ता हुई थी उन दिनों में, खास करके जब जनता पार्टी में हम लोग सभी थे और ड्यूअल मेंबरशिप की बात चली थी, तो हम में से बहुत सारे लोगों के मन में ये था कि अब इस पार्टी में लगता है कि हमको रहने नहीं देंगे, और ये बहाना बना करके कि इनकी ड्यूअल मेंबरशिप है, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी स्वयंसेवक हैं और साथ साथ राजनीति में भारतीय इस जनता पार्टी के भी के सदस्य है, ये दोहरी मेंबरशिप है। विचित्र तक था, लेकिन उसके आधार पर वो हमारे खिलाफ कोई ना कोई एक्शन करेंगे। तो उनसे बात होती थी तो वो बहुत एंथुसियास्टिक नहीं थे। अरे भाई, एक पार्टी में आ गए, अब निभाएं जैसे जैसे हो सके निभाना। हमने बातचीत की और बातचीत करके मैंने कहा कि आखिर तो हम में से बहुत सारे लोग तो आज राजनीति में आए इसलिए क्योंकि स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र होने के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने राजनीति में दिलचस्पी लेनी शुरू की, और हम में से कुछ लोग संघ के प्रमुख अधिकारियों में से उनको लगा कि एक राजनीतिक दल बनना चाहिए, और इसीलिए बना। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब जैसा है वैसा ही चले तो ठीक है, कोई बात नहीं, इसी में निभा लेंगे। मैंने कहा मुझे नहीं लगता कि ये ठीक रहेगा। उस वार्ता को मैं नहीं यही छोड़ता हूं, इतना ही कहता हूं कि उन्होंने स्वीकार किया कि ठीक है, होने दो ये, और जब वो फैसला करेंगे अपना, हम उसी दिन करेंगे। घोषणा हुई अभी कि स्थापना दिवस है 6 तारीख को, 6 अप्रैल को। मैं हमेशा याद करता हूं संयोग कैसा है। 6 तारीख को दिल्ली के एक मैदान पे सारे देश भर के लोग इकट्ठे हुए, सोच करके कि 4 तारीख को जनता पार्टी की ओर से प्रस्ताव पारित होगा कि जिनका भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंध है वे जनता पार्टी में नहीं रह सकते, ड्यूअल मेंबरशिप है उसमें से निकाल देंगे। तो हमने कहा कि वो निकाल देंगे, तो उसके 2 दिन बाद हम 6 तारीख को अपना फैसला कर लेंगे, जो भी करना होगा। और संयोग ऐसा हुआ कि उस बार 4 अप्रैल
फ्राइडे था, जिसको कि ईसाई मानते हैं कि वो गुड फ्राइडे है, जिस दिन ईसा को सूली पे चढ़ाया गया, क्रूसिफिक्शन हुआ ऑफ क्राइस्ट। और 6 तारीख को, 6 अप्रैल को संडे था, जिसको ईस्टर संडे कहते हैं। और ईस्टर संडे इज दैट डे जहां ईसाई मानते हैं कि क्राइस्ट का रिसरेक्शन हुआ था, फिर से उनका जन्म हुआ, पुनर्जन्म हुआ उनका। तो मैं अनेक बार तब खास करके केरल में गया था और ईसाइयों के बीच था, तो ये बताता था कि हमारा जो है, हमारा जन्म कैसे हुआ। हमारा जन्म रिसरेक्शन के रूप में हुआ ईस्टर संडे को, और जबकि हमको सूली पे चढ़ाया गया 2 दिन पहले। और मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं पर्रिकर जी को गोवा की विजय के लिए केवल इसके लिए मैं बधाई नहीं देता हूं कि वहां पर अच्छा शासन उन्होंने किया है, अच्छी सरकार चलाई है, ईमानदारी की साख बनाई है भारतीय जनता पार्टी की, जो कि एक प्रकार से मैं मानता हूं कि वो चाहे वाजपेयी जी की 6 साल की सरकार हो, चाहे आज जितनी सारी सरकारें भारतीय जनता पार्टी की अलग अलग प्रदेशों में चल रही हैं, या हमारे सहयोगियों के माध्यम से पंजाब में चल रही है, बिहार में चल रही है, तो ये साख ईमानदारी की तो सबकी है। कोई नहीं, कभी हार भी जाते हैं, चूक जाते हैं कि अगर हमारे कार्यकर्ता एक साथ काम नहीं कर सकते, प्रमुख लोगों का आपस में तनाव होता है, कुछ थोड़ा बहुत होता है। इसीलिए 2 भाषण आज सुबह के सुनकर के मैं तो हैरान हो रहा था कि जितने सारे आज प्रमुख नेता पार्टी के हो सकते हैं, उन सबका नाम लेकर के एक एक की कितनी तारीफ की हमारे शिवराज जी ने, किसी को नहीं छोड़ा, सभी की और खूब तारीफ करते रहे, सबकी। और मुझे लगा कि वास्तव में ये दोनों भाषण जो थे, उनका हो या अपने नरेंद्र जी का हो, दोनों में छाप मिलती थी। जो बात हमको वाजपेयी जी ने 1980 में कही थी कि लेट द पार्टी दैट वी आर फॉर्मिंग टुडे, 1980 में, लेट दिस बी अ पार्टी विथ अ डिफरेंस। हिंदुस्तान के राजनीतिक दलों के बारे में आम लोगों के मन में अच्छी राय नहीं है। सबको लगता है कि ये सब भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, भ्रष्टाचार को कंडोन करते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि ये पार्टी जो हम आज बना रहे हैं वो वैसी पार्टी नहीं होगी, इट विल बी अ पार्टी विथ अ डिफरेंस। इसमें एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या का भाव नहीं होगा, एक दूसरे के प्रति टीम स्पिरिट के साथ काम करेंगे, ईथॉस होगा टीम स्पिरिट का, इंटरनल डिसिप्लिन होगा, चाहे किसी को संकोच नहीं होगा अपने मन की बात कहने में, किसी को भी जाकर के अपनी बात कह दें, इसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जैसे अध्यक्ष जी अभी अभी कह रहे थे ना कि चाहे जो जाकर के टेलीविजन के सामने बोलता है, ये नहीं चलेगा। कोई बात कहनी है आपको, मान लो आपको लगता है कि ये अधिवेशन जो है उस पर ये कमी रह गई, तो वो जाकर के आप विजय गोयल को बताइए, हमारे अध्यक्ष जी को बताइए, जो संबंधित लोग हैं उनको बताइए, उनको सार्वजनिक रूप से कहना, उसमें आपका नाम तो हो जाएगा कि देखो उन्होंने सार्वजनिक आलोचना की कि भोजन का बेकार प्रबंध था, तो बेकार था बिल्कुल।